नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करें कि आखिर उत्तराखंड में सरकारें चाहे भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता पर कितने ही बड़े बड़े दावे करती हों, लेकिन हकीकत में इसके लिए बने कानूनों का माननीय ही पालन नहीं कर रहे हैं। यानी माननीयों की मनमानी पर हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के 70 विधायकों में से मुख्यमंत्री समेत 44 विधायकों ने अपना संपत्ति वितरण ही विधानसभा को नहीं दिया है, जिसमें से 37 विधायक और 7 मंत्री भी शामिल हैं। ये खुलासा सूचना अधिकारी कार्यकर्ता नदीमुद्दीन को विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई। सूचना से ये जानकारी हुई कि आपको बता दें, हालांकि माननीयों को विधानसभा में अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना होता है, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। तो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि विधायक और मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से बच रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड के काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी से उत्तराखंड के मंत्रियों विधायकों की संपत्ति विवरण संबंधी सूचना मांगी थी, लेकिन इसके जवाब में विधानसभा की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बार विधायक बनने के बाद संपत्ति विवरण न देने वाले विधायकों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 44 विधायकों के नाम शामिल हैं। इसमें बीजेपी के 7 मंत्री और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के साथ दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के नाम दर्ज है। वहीं इस बात को लेकर जब भाजपा से पूछा गया तो भाजपा का कहना था कि संपत्ति का ब्यौरा देना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है तो इसका पालन होना चाहिए, जिससे एक अच्छी व्यवस्था परंपरा का निर्माण हो सकता है। हमने विधानसभा सचिवालय से सूचना मांगी कि जो विधायकों का संपत्ति विवरण देना जरूरी है, एक बार संपत्ति विवरण रखना और हर साल 30 जून तक अपने जो है आय और अर्जन और व्ययन का, यानी जो संपत्ति प्राप्त की है और जो संपत्ति खर्च की है उसका विवरण देना। वो किन किन विधायक ने दिया है, वो किसने नहीं दिया है। तो जब उन्होंने सूचना दी, हमें ये सूचना दी, तो उसमें पता ये चला कि 7 मंत्रियों ने और 37 विधायकों ने जो है अपना विवरण नहीं दिया है जो है। और जिन्होंने विवरण दिया भी है उनमें से 20 विधायकों ने बाद वाला विवरण यानी अर्जन और व्ययन का विवरण नहीं दिया है। इसमें जो 7 मंत्री हैं उसमें जो है खुद मुख्यमंत्री का नाम शामिल है, पुष्कर सिंह धामी, सुबोध उनियाल जी का नाम शामिल है, अरविंद पांडे का नाम शामिल है, श्रीमती रेखा आर्य का नाम शामिल है, श्री यतेश्वर नंद का नाम शामिल है, बिशन सिंह चुफाल और वंशीधर भगत इसमें शामिल है। देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक अनिवार्य विषय नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा हो कि सब अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा का निर्माण होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि नियम होने के बावजूद विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बड़े बड़े नेताओं का अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देना साफ करता है कि उत्तराखंड में जंगल राज चल रहा है। ये गंभीर विषय है, लेकिन आज सुबह आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी जानकारी को लेकर मेरे पास आए थे, और ये बड़ा गंभीर विषय है कि नियम होने के बावजूद विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव लड़ना होता है तो उसमें तो कंपलसरी होता है कि आपको अपने ब्यौरा देना होता है। आप खाली नहीं छोड़ सकते उस कॉलम को कि आपके पास कितनी संपत्ति है। तो अब हमारा ध्यान उस तरफ भी गया है, तो अब उस तरफ भी स्टडी करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री समेत 44 विधायकों ने, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। और ये अराजकता की पराकाष्ठा है कि आप कानून बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कानून का पालन खुद ही नहीं करते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है, निंदनीय है। और ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे विधायकों को दंड स्वरूप कुछ न कुछ भुगतान इनका होना चाहिए। न्यायपालिका को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और न्यायपालिका, माननीय उच्चतम न्यायालय तय करे कि इनको कैसे दंडित किया जाए, ताकि एक नजीर बने कि आगे जो कानून के रक्षक हैं वो इस हिसाब से कानून की अवहेलना ना कर पाए। अब जब दोनों ही पार्टियों के विधायकों द्वारा अपनी संपत्ति ब्यौरा न देने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसको एक चूक मान रही हैं, ऐसे में सवाल ये बनता है कि 70 में से 1/3 नेता अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से क्यों बच रहे हैं?
के न्यूज इंडिया के लिए दानिशुली की रिपोर्ट। तो माननीयों की मनमानी पर हम बातचीत करेंगे और अपने मेहमानों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं, उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में माननीयों की मनमानी को लेकर। उससे पहले आपको सभी मेहमानों से रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ में नवीन प्रशाली जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। पीछे थपलियाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और नदीम उद्दीन हमारे साथ में हैं, आरटीआई करता हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अतुल बत्रिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नदीम उद्दीन जी से ही शुरुआत कर लेते हैं। नदीम जी, सबसे पहले के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ओर से ही यह आरटीआई दाखिल की गई थी, जिसमें आपने सभी की संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। आपके मन में क्या था? आखिर क्यों आप जानना चाहते थे? सबसे पहले आपसे ही हम ये सवाल जानना चाहते हैं। इसके इसलिए जरूरी था ये संपत्ति विवरण मांगना कि संपत्ति विवरण जो है वो पारदर्शिता के लिए जरूरी है। हर एक पार्टी दावा कर रही है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि वो अपनी संपत्ति का विवरण दें। और जैसे बात चल रही थी, जो है हमारी पार्टी के लोग कह रहे थे कि सब ये अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य है, ये अधिनियम में प्रावधान है। अधिनियम में प्रावधान ये नहीं लिखा है अधिनियम में कि ये वैकल्पिक है। जब वैकल्पिक नहीं लिखा है तो ये कर्तव्य है। हाँ, ये बात ठीक है, इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं। ठीक है, यानी आपको लगा कि ये वैकल्पिक है। अगर है भी, हम ये भी मान लेते हैं नदीमुद्दीन जी, अगर वैकल्पिक है भी तब भी अगर आपकी ओर से आरटीआई दाखिल की गई थी, और अगर जानना चाहते थे, क्योंकि सभी सरकारें, सभी मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के, तो फिर ऐसे में आखिर क्यों आरटीआई का जवाब देने में डर लग रहा है? अब जवाब जानते हैं इसका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े। जपेंद्र जी, आप बताइए, आपकी पार्टी के भी एक लंबी चौड़ी सूची है जिन्होंने मंत्री हो या विधायक हो संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आखिर मुख्यमंत्री धामी का नाम भी इसमें शामिल है। जपेंद्र जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जपेंद्र जी, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। सवाल ये नहीं है कि किसने नहीं दिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद ये शुरुआत करी। सभी नहीं, सवाल ये है सबसे पहले जपेंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहली बात सवाल है कि आखिर ब्यौरा क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री धामी ने तो बहुत कम समय के लिए वहां पर सरकार में रहे, और उसके बावजूद अगर इस तरह की कोई आरटीआई सामने आती तो जवाब क्यों नहीं दिया? वैसे तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं भ्रष्टाचार रोकने के। तौर पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है, और केंद्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये व्यवस्था बनाई गई कि सभी हमारे विधायकों को या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नीचे के स्तर से हो या ऊपर सांसद तक हो, सभी लोगों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी देना चाहिए और अपने आय के साधन भी बताने चाहिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह शुरुआत करी है, और भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह से इस संपत्ति के विवरण को लेकर और राजनीति से भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आने वाले समय में आपको इसका असर देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आने वाले समय में क्यों, सवाल तो यही ना कि अगर व्यवस्था बनी है तो उसका पालन भी होना चाहिए, और अगर खुद मुख्यमंत्री माननीय ही मनमानी करने लगेंगे, आज हमारा यही मुद्दा है, तो फिर आखिर जो आपके बाकी के विधायक है वो क्यों देंगे? 44 विधायकों के नाम शामिल है आपके। ये शायद यहाँ हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, लेकिन जितने भी हमारे विधायक हैं या मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर उन सब लोगों का संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाता है और ये इसी तरह से किया जाता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्तर पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और पूरी तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी निसंदेह अच्छा कार्य कर रही है और उसके नतीजे निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन ब्यौरा देने से भारतीय जनता पार्टी डरती है, उनके मुख्यमंत्री भी डर जाते हैं। ठीक है, नवीन जी के पास चलते हैं। नवीन प्रशाली जी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। नवीन जी आप बताइए, क्योंकि 70 विधायकों में से 44 विधायकों की ओर से डेटा नहीं दिया गया, आप भी इस बार बड़े बड़े दावे करके चुनावी मैदान में आपने चुनाव लड़ा है, क्या लगता है देना चाहिए, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो भी प्रावधान है, उन प्रावधानों को अगर माननीय ही अगर उसकी पूर्ति नहीं करेंगे या उनको नहीं पालन करेंगे तो फिर जनता नीचे कौन क्या करेगा? ये तो फिर अराजक का है। साफ तौर पर एक जंगल राज का एक उदाहरण है उत्तराखंड में, जिस प्रकार से 44 विधायकों ने, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं, उनके सारे मंत्रिमंडल के लगभग 80% लोग हैं, उनके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष हैं, इन लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इसका मतलब कहीं न कहीं लापरवाही है, बड़ी लापरवाही हुई है। और ऐसी लापरवाही को हल्के में लेना, अगर राजनीतिक दल लेते हैं जहां एक और नारा दिया जाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सबकी मुहिम चल रही है, ऐसे में खुद ही माननीय जो कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा जंगल राज और अराजकता है, उसकी पराकाष्ठा है। इससे ऊपर कोई बड़ी बात नहीं होती। सभी दल इसको हल्के में ले रहे हैं क्योंकि उनके विधायक इसमें शामिल हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध इन लोगों ने किया है क्योंकि माननीय है। तो ऐसे में जो उत्तराखंड में हमेशा ही हमारे यहाँ उच्च न्यायालय दखल देते हैं, संज्ञान लेते हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी इसमें संज्ञान लें और इसमें दंड स्वरूप कुछ न कुछ होना चाहिए। इस पर दंडनीय जो माननीय है वो उनको दंड का भुगतान होना चाहिए, तब एक नजीर बने, ताकि अगली बार सभी लोग इसका पालन करें, किसी की हिम्मत ना हो कि वो किसी भी कानून की मतलब कोताही बरते किसी चीज में। बिल्कुल नवीन जी, अगर माननीय है इस तरह की नजीर पेश नहीं करेंगे तो आखिर जो बाकी के विधायक है वो कैसे इस तरह के मुहिम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? क्योंकि वैसे तो पारदर्शिता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यूकेडी से हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी हैं। पीसी जी आप बताइए, आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही हुई? 44 विधायकों ने नहीं दिया डेटा, क्या लगता है क्या वजह रही होगी? क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। देखिए, भ्रष्टाचार की बात बड़ी जोर शोर से लोग करते हैं, लेकिन जब जमीन में जाएंगे आप तो भ्रष्टाचार आज राजनीति का अभिन्न अंग बन चुका है और हमें बड़ी आशाएं नहीं, ये माननीय नहीं है, ये माननीय से भी आगे भगवान बन चुके हैं। और 10 मार्च के बाद इनका कोई संबंध जनता से नहीं रहेगा, इनका संबंध अपने आकाओं से, दिल्ली के जो बहुत ईमानदार लोग बैठे हुए हैं उनसे होगा। हमने देख लिया है इन 20 सालों में कि जो नेता हमारे कुछ नहीं थे वो आज अरबपति हैं, उनके कॉलेजेस चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, क्या नहीं है। हम क्या कर सकते हैं जब सरकारें अंधी हैं? जो सरकार केंद्र में बैठ के बोल रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, और उनको अपने नेताओं का नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे वो बेशुमार दौलत के मालिक बन गए हैं, तो हम उनसे क्या आशाएं कर सकते? राजनीति दल जितने हैं वो गैंग बन चुके हैं और गैंग के रूप में काम कर रहे हैं। उनका गैंग का मेंबर कुछ भी कर ले, वो मुख्यमंत्री क्या वो कुछ भी बन जाए, उसको कोई जरूरत नहीं है वो अपना डिक्लेयर करने की। अगर ईमानदारी होती तो निश्चित रूप से ये सवाल उठता कि इसको हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे क्योंकि इसने नियम तोड़ा है। लेकिन सवाल यही है जी पीसी जी, सवाल यही कि आखिर ब्यौरा क्यों नहीं दिया, और खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री का नाम भी ब्यौरा ना देने वाले विधायकों में शामिल है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस पर आगे भी बातचीत करेंगे, आपकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को।
टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार माननीयों की मनमानी को लेकर बातचीत करें। हमारे साथ में खास मेहमान भी बने, उनके पास चलते हैं, वापस अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की और इस बार भी कहा है कि ये एक गंभीर विषय है, लेकिन कांग्रेस के भी कुछ नाम इसमें शामिल हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर आपको लगता है गंभीर विषय है, जानकारी देनी चाहिए, फिर आखिर क्यों आरटीआई के जवाब में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया आपने? सुरेंद्र जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सुरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर 37 विधायक और 7 मंत्रियों ने ब्यौरा क्यों नहीं दिया है? सुरेंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ में। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बंद हो सकता, वहीं से बंद हो। सुरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, तब तक हम अतुल जी के पास चलते हैं। अतुल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अतुल जी, आप बताइए, वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है हर एक पार्टी। अभी इस बार भी चुनाव से ठीक पहले हमने देखना, खूब सारी घोषणाएं हुई, खूब सारे दावे हुए। भ्रष्टाचार की पोल जो है वो ऐसे मामलों में खुल जाती है जब आरटीआई एक दाखिल की जाती है और किसी को जवाब नहीं देना होता। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में जब मुख्यमंत्री का नाम भी सूची में शामिल हो जाए तब और ज्यादा सवाल खड़े होने लगते हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे। अतुल जी, आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? ठीक है, नदीमुद्दीन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। नदीमुद्दीन जी, अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे हमने सवाल किया। उन्होंने कहा कि पहले तो हम इस तरह के हमें लगता है कि अनिवार्य नहीं, बल्कि ये एक मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करता है किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन हमने उनसे ये भी सवाल किया कि अगर आरटीआई दाखिल की गई थी तो आखिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि हम आगे से ध्यान रखेंगे और इस तरह के जो गलतियां हैं वो नहीं होंगी। क्या आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। अब पहली बात तो ये है कि ये आरटीआई के जवाब की बात ही नहीं है। हमने आरटीआई तो विधानसभा से मांगी थी, विधानसभा को विवरण देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल देना होता है। ये नियम है। उत्तर प्रदेश मंत्री एवं विधायक आस्तियां तथा दायित्वों का प्रकाशन अधिनियम 1975 का अधिनियम, यानी उत्तराखंड गठन से पहले का अधिनियम है। बीजेपी ने नहीं बनाया यह अधिनियम, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पारदर्शिता का बड़ा काम किया बीजेपी ने, तो 3 उदाहरण उसके मैं देना चाहता हूँ। पहली बात, संपत्ति विवरण आ गया। लोकायुक्त अधिनियम 2014 से लागू नहीं हुआ है, जिसमें भी संपत्ति का विवरण देने का प्रावधान है। और उसमें यह प्रावधान है नियम धारा 44 में कि अगर कोई संपत्ति विवरण नहीं देगा और उसके पास संपत्ति है तो वो अवैध संपत्ति मानी जाएगी। कर्मचारी आचरण नियमावली में सभी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण देने का है, वो भी पालन नहीं हो रहा है। लोकायुक्त 2013 से नहीं है। 1595 शिकायतें लंबित हैं और 950 लोकायुक्त ना होने के दौरान प्राप्त हुई हैं। 50 लाख रुपए से ज्यादा हर साल खर्च हो रहा है उसपे बिना लोकायुक्त के। सूचना अधिकार की स्थिति यह है कि पर्याप्त सूचना आयुक्त नहीं है। ये भी पारदर्शिता के लिए कानून है। काफी समय से रिक्त रहा मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरा है। 10 पद हैं। 10 पद में से अभी भी 4 पद भरे हुए हैं। अपील का निस्तारण 90 दिन में होना चाहिए, इसकी वजह से 1 साल में हो पा रहा है। जो है, जो वार्षिक रिपोर्ट है वो सरकार के पास पड़ी है, जिसमें कार्रवाई होके विधानसभा के समक्ष रखा जाना है, वो नहीं रखी गई। ये पारदर्शिता की स्थिति। ठीक है, यानी पारदर्शिता के कानूनों का पालन किसी को नहीं करना है, सिर्फ पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करके जनता के वोटों को हासिल करना है। बिल्कुल, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, इस पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में माननीयों की मनमानी पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं माननीयों की मनमानी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आरटीआई के जवाब में कई लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी को लेकर हम बातचीत करें। हमारे साथ में लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अतुल बतरिया जी भी हैं। उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है, क्यों इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। अतुल जी, आप बताइए, क्योंकि हमने अभी बात किया, कांग्रेस के प्रवक्ता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चूक मानते हैं, कहते हैं कि बहुत जरूरी नहीं समझा, इस वजह से नहीं दिया गया, जबकि विधानसभा को संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। तो आखिर ऐसी गलतियां फिर क्यों हुई हैं इन माननीयों से? आप गलत बोल रहे हैं। हमने ये नहीं किया, जरूरी नहीं समझा, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर पा रहे हैं ऐसा नहीं। इसके पहले और भी बयान हमने सुना है जिसमें ये बात कही गई कि इतना, मुख्यमंत्री धामी की ओर से भी ये बात कही गई थी कि क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है ये, क्योंकि उसमें दंड देने का नहीं है और नियम ये है कि हर साल देंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा, और विधानसभा उसे सार्वजनिक करेगी ताकि जनता को पता लगे कि एक साल में उसके जनपति कितनी आय इनका बढ़ी है। हाँ, लेकिन अगर विधानसभा कोई नहीं देंगे तो विधानसभा क्या सार्वजनिक करेगा? लेकिन अगर विधानसभा कोई नहीं देंगे जपेंद्र जी, तो क्या सार्वजनिक करेगा विधानसभा, क्या करेगी? यही मैं कह रहा हूँ, इस मामले में मैडम, इस मामले में सारे नेता ये मिले हुए हैं। एक्ट में ऐसा प्रोविजन किया कि अपने लिहाज से एक्ट बनाया, उसमें अगर वो दंड का प्रावधान होता तो ये मजबूरी थी इनके संपत्ति का ब्यौरा देना। ठीक है, ठीक है। अतुल जी आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अतुल जी आप बताइए, क्या लगता है, क्योंकि पारदर्शिता के दावे हम एक पार्टी के लिए नहीं कह रहे, हर एक पार्टी करती है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी से सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में थे और मुख्यमंत्री भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे पारदर्शिता के और भ्रष्टाचार खत्म करने के, फिर उनकी ओर से क्यों नहीं किया गया, जो ब्यौरा है वो क्यों नहीं दिया गया? आप बताइए अतुल जी, आपको क्या लगता है, क्यों आखिर इस तरह की चूक जो है वो नेता करते हैं, गलती करते हैं? पारदर्शिता के दावे हैं, केवल दावे हैं, जुमले, जिनको दावा नहीं जुमला कह सकते हैं। क्योंकि एक काम भी इन्होंने, लोकायुक्त की बात की, 5 साल के बाद लोकायुक्त बना देंगे, लोकायुक्त में आया इन्होंने, ठीक है। सारे लोकायुक्त पद खाली पड़े हुए हैं, और जब विधानसभा में देने का नंबर आया संपत्ति का ब्यौरा, नियम ये कि हर साल ही ब्यौरा देंगे, हर साल विधानसभा सार्वजनिक करेगी। लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि संपत्ति बढ़ रही है। अब जो कि अभी जो नामांकन हुए हैं, एक विधायक की, एक मंत्री की संपत्ति पिछले 5 सालों में 30 गुना तक बढ़ गई है। 30 गुना बढ़ गई है। अगर ये लगातार सार्वजनिक होता रहता तो लोगों को पता लगता कि इसका जो जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है वो। बिल्कुल, आखिर इतनी जल्दी इतनी संपत्ति कैसे बढ़ जाती है, इसके जवाब भी तो लेने होंगे ना। कानून नहीं बनाया, इतना कमजोर कानून बनाया है कि उनके लिहाज से काम कर रहा है जनप्रतिनिधि। ठीक है, यानी कानूनों का पालन जो है वो भी ठीक से नहीं हो रहा है, जबकि कानून है साफ तौर पर कि विधानसभा को ब्यौरा संपत्ति का देना होगा। यूकेडी से हमारे साथ में थपलियाल जी आप बताइए, अभी आपने कहा कि पूरी तरह से गलत है, ये भी बड़े बड़े दावे करते हैं, क्योंकि यूकेडी भी है, यूकेडी लगातार कहती पार्टियां बाहर की हैं, ये स्थानीय मुद्दों को नहीं समझती, इसलिए सही से विकास नहीं करती। आपको भी लगता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है? बिल्कुल होता है। मैं यही तो कह रहा था कि अभी जो 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, उस दिन से इनका जनता से कोई नाता नहीं रहेगा, इनका नाता केवल अपने आकाओं से रहेगा। अब हमें देखिए, आपके चुनाव के टाइम पे आते हैं नेता, और जिस नेता ने सबसे ज्यादा जिसकी संपत्ति हुई होगी उसी को जनता सलाम करती है, उसी को। मतलब आप ही देखिए, हम लोग चुनाव के परिणाम देखिए, आप जो जितना बड़ा डाकू उसको उतनी श्योरिटी है कि वो चुनाव जीतेगा। अब डाकुओं का चुनाव है तो हम क्या करें मैडम?
आज ये जो सिचुएशन हो गई, जो समाज में ये परिवर्तन आ गया है, इस परिवर्तन से हम पूरा जो जनमानस है दुखी है। आज चुनाव आयोग को देखो, चुनाव आयोग कहने को लिए ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वो दंत विहीन है, उसको तक कोई वो नहीं है। सब कुछ शक्ति धीरे धीरे एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती जा रही है और हम मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें हिंदू बनना है, हिंदू। इसलिए हम लोगों ने इस देश के जो नियम कानून है, जनता का कोई सरोकारी नहीं है उनसे कि इनका लोक आयुक्त बन गया, इनका चुनाव आयुक्त बन गया, इनका जो ये विवरण नहीं दे रहे हैं इनको हमें इंसल्ट करना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये लोग पूरी तौर से जनता इनको स्वीकार रही है, और जब जनता स्वीकार रही है तो क्यों ब्यौरा दे भला ये? बिल्कुल, यानी ऐसे मामलों में जी थपलियाल जी, यानी ऐसे मामलों में जनता भी अगर सजग होकर आगे आएगी तो फिर ऐसी गलतियां इन माननीयों के द्वारा नहीं हो सकेंगी। चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाजपा का संकल्प है गरीब को उपलब्ध कराएंगे न्यूनतम मूल्य पर मां अन्नपूर्णा कैंटीन में भोजन। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं माननीयों की मनमानी को लेकर, और कांग्रेस से हमारे साथ में सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से। सुरेंद्र जी, आप बताइए, आपकी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि एक गंभीर विषय है, बड़ा सवाल है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिर आपकी पार्टी के लोग शामिल क्यों हैं? देखिए, हमने तो एक बहुत मजबूत प्रभावी लोकायुक्त कानून बनाने का प्रयास किया था, और जो हमारे हरीश रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार थी उसने लोकायुक्त पर तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर राजभवन भेजा था, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके, एक मजबूत प्रभावी लोकायुक्त दिया जा सके। और जो समिति बनी थी उसमें समिति में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन अजय भट्ट जी भी शामिल थे, एक जस्टिस थे हाईकोर्ट के, मिस्टर शायद जस्टिस बिश जी थे, और पूरी प्रक्रियाओं को पूरा करके राजभवन भेजा था। और राजभवन में आप देखिए क्या खेल हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया उत्तराखंड के अंदर, वो भी दल बदल का बड़ा भारी कलंक इस राज्य की को सौंपा था भाजपा ने, और तमाम साजिश कर वो राजभवन में कैद हो गया हमारा लोकायुक्त तमाम प्रक्रिया। नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, आप सवाल से बच रहे हैं ना, वो पुरानी बात हो गई, ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम मान लेते हैं, लेकिन अभी जब ब्यौरा मांगा गया, जब नदीमुद्दीन जी ने याचिका दायर की, तब आखिर कांग्रेस को लोग इसमें से पीछे क्यों हट गए? देखिए, पीछे कहाँ हटे, हमने तो फिर ब्यौरा नहीं आया ना, बनाया था कि जो तमाम लोग हैं उसके दायरे में आ सके, और उसमें तो मुख्यमंत्री को भी शामिल किया था हमने। परंतु भाजपा ने उस लोकायुक्त कानून के रास्ते में तमाम बाधाएं उत्पन्न करी, और वो इसलिए करी कि भाजपा का तो पुराना खेल है, भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। तमाम घोटाले जो हैं भाजपा के शासन में हुए थे, मुझे याद आ रहा है अभी भी, शायद आप लोगों को भी याद होगा, अतुल जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज जो भाजपा में तमाम नेता गण हैं उसमें विजय भगोड़ा जी, सतपाल महाराज जी और 2-3 लोग हैं, इन्होंने तो महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन प्रतिभा पाटिल जी को भी 419 घोटालों का एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन सौंपा था कि तमाम भ्रष्टाचार 419 के घोटाले हुए हैं, उनमें तमाम भाजपा के नेता भी शामिल थे। और आज तो चुप्पी है, विधानसभा के अंदर कई दिन तक पॉली हाउस घोटाले के ऊपर विधानसभा नहीं चलने दी, घोटालों का सरदार, सन ऑफ सरदार, आपदा का हत्यारा, तमाम आरोप विधानसभा के पटल पर भाजपा के नेताओं ने लगाए थे, और वो तमाम नेतागण आज तो भाजपा के मुकुट में जो है हीरे की तरह दनक रहे हैं।
उनको तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप कांग्रेस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गिनती क्यों कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से उनका सवाल कर रहे हैं ना कि आखिर मुख्यमंत्री ने और बाकी के विधायकों ने ब्यौरा क्यों नहीं दिया। लेकिन हम आपसे भी यही सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग फिर उसमें शामिल क्यों पाए गए? आपको देना चाहिए था अगर आपने इतनी कोशिश की थी इस लोकायुक्त को पास कराने की तो। जी अरे हम तो आपकी बात कर रहे हैं, आपसे ज्यादा प्रेम है हमें। आप सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो है उनकी जिम्मेदारी क्या दी है? अगर आपने नहीं प्रेम, क्योंकि उत्तराखंड के मुद्दों से प्रेम किया होता। अरे आप तो हमारे पुराने साथी हैं, आप तो अरे भैया आप तो हमारे पुराने साथी हैं और आप जानते हैं हाँ हमारे पुराने साथी हैं। आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं। हम प्रत्येक उत्तराखंडी के जो एक अच्छा व्यक्ति है, हम प्रत्येक उत्तराखंडी के प्रत्येक अच्छे व्यक्ति के साथी हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मुद्दों पे ही मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया है। नहीं मुद्दों से नहीं भटक रहे हैं हम। छल करने का प्रयास किया है। हम लोकायुक्त पे बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम नहीं लोकायुक्त पे बात ठीक कर रहे हैं। है सुरेंद्र जी, बात सबको करनी है, सब बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करेंगे, लेकिन जब संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाएगा तो उसमें सब पीछे हट जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री ही पार्टी के क्यों ना हो। हम इसमें भाजपा को भी कह रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को भी कह रहे हैं। तो इसलिए आप लोग एक दूसरे पर वार करने की बजाय दोनों ही अगर अपनी पार्टियों के बारे में सोच लेना कि आखिर उनके विधायक उनके मंत्री ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति, इस तरह की बहस करने की नौबत ही ना आए। खैर अतुल जी, आपने सुना अभी दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार आज के भी मौके पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों, मतलब ये आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों उत्पन्न हो जाती? क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने तो बहुत कम समय के लिए कार्यकाल उनका रहा है, फिर आखिर ऐसे में ब्यौरा देने में समस्या क्या थी? क्या कुछ रहा होगा? क्योंकि मतलब आप साफ हो जाता है ऐसे में कि यहीं से भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास यहीं पर रुका हुआ है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों आपस में मिले हुए हैं। हाँ, दोनों की आपने बात सुनी, दोनों इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया। कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, कोई किसी भ्रष्टाचार बात की बात। जो सवाल आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपने ब्यौरा क्यों नहीं दिया। ब्यौरा इसलिए नहीं दिया कि आपकी मिली भगत है। दोनों सब इस मुद्दे में सब एकजुट हैं। अब आप देखिएगा, पेंशन की बात आती है, अपनी वेतन तनख्वाह बढ़ाना होता है तो भाजपा कांग्रेस जो भी दल है सब एक बात हो जाता है, तुरंत पेंशन बढ़ जाती है, तुरंत तनख्वाह बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है, उसमें कोई विरोध नहीं होता है। ठीक है, यानी ऐसे मामलों में ही पोल जो है वो खुल जाती है और सारी जो दावे हैं ना बड़े बड़े पार्टियों के वो भी साफ हो जाते हैं। अतुल जी, ऐसे मामलों में ही साफ हो जाता है कि आखिर सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है और विकास आखिर प्रदेशों का क्यों नहीं हो पाता, ऐसे मामलों से स्पष्ट होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड। 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में लगातार मेहमान बने हुए हैं और आज हम माननीयों की मनमानी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में जिनकी ओर से आरटीआई दाखिल की गई थी वो कर्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं, नजीमुद्दीन जी। उनके पास चलेंगे। नजीमुद्दीन जी, आप बताइए, आपने अभी फिर से सुना एक बार, चाहे कांग्रेस के जो नेता हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के, हर कोई यही कह रहा है कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, हम बिल्कुल चाहते हैं कि विकास हो। बड़े बड़े दावे अभी भी हम कह रहे हैं कि करते हुए वो सब नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों इस तरह के काम होते हैं, क्यों ये लोग नहीं दाखिल किए? और सबसे बड़ी बात, आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक हमने यही रखा कि माननीयों की मनमानी। आपको मुख्यमंत्री धामी से भी कुछ कहना है कि आखिर उनकी ओर से भी इस तरह की गलती कैसे हो सकती है? जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री पहले से विधायक हैं,
उन्होंने विधायक रहते भी हुए भी संपत्ति विवरण नहीं दिया, एक बात। और दूसरी, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने लोकायुक्त के लिए बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने भी नहीं किया। वो इसलिए 2013 से लोकायुक्त नहीं है, 4 साल उनका ही शासन था 2017 तक। ये अतुल जी की बात बिल्कुल ठीक है कि ये इस मामले में आपस में मिले हुए हैं। संपत्ति विवरण इसलिए नहीं देते कि लोगों को पता चल जाएगा, कि आम जनता को पता चल जाएगा उनकी कैसे संपत्ति बढ़ रही है, कहाँ से आ रही है। और लोकायुक्त जी, हम इंटरप्ट करना चाहेंगे। लोकायुक्त इसलिए नहीं बनाते कि जो है जी सुनेंगे आपकी बात। जी जपेंद्र जी, क्या कहना आपका, बताइए। गरिमा जी, हमारा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि देश के अंदर सभी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को अपनी संपत्ति का और अपनी आय का ब्यौरा निश्चित रूप से देना चाहिए। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर निश्चित रूप से एक जागरूकता आई है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार का विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को पाबंद किया जाए, जनप्रतिनिधियों की आय के साधन, उनकी प्रॉपर्टीज का पूरी तरह से ब्यौरा जनता के सामने आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने इस पे एक संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पर उस पे पूरी तरह से नजर रखी जाती है। और हम चाहेंगे कि अन्य दल भी इसी तरह से अपने अपने दलों में करें और अपनी सभी जितने भी उनके गणमान्य हैं, उनके जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, सबके ब्यौरे सार्वजनिक हो और सबके बिल्कुल जपेंद्र जी, अभी आपने भी बड़ी अच्छी बात कही। जी जपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप भी चाहते हैं कि सब हर एक व्यक्ति को देना चाहिए इस तरह से ब्यौरा, ताकि जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित ढंग से चलती रहे। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर हम सब चाहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर एक पार्टी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम विकास को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन उससे जुड़े ही जो प्लान्स होते हैं, जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, उनकी आप लोग धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आज ये ब्यौरा दिया गया होता तो हम डिबेट नहीं कर रहे होते ना। ऐसा नहीं है गरिमा जी। देखिए, भारतीय राजनीति में ये एक रेगुलेशन का टाइम है और आप देखेंगे कि निरंतर अगर थोड़े थोड़े समय के बाद ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं और केंद्र सरकार भी इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये एक नया रेगुलेशन खड़ा हुआ है, केंद्र सरकार उसे पूरी तरह से प्रोत्साहन देती है। और केंद्र सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि पूरी तरह से केंद्र के माध्यम से भ्रष्टाचार का अंत हो, भ्रष्टाचार का अंत हो और जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है। जी जी जी, अगर एजेंडे की बात करें तो सच बता रही हूं आपको, लगभग हर एक पार्टी यही कहती है कि हम भी चाहते देश का विकास हो, हम भी चाहते देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में काम हो। लेकिन नदीमुद्दीन जी, आप बताइए, आपने ये जो याचिका डाली थी, जो आरटीआई डाली थी, ये कब डाली थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटिंग से ठीक पहले ये सामने आ जाता, तो जिसके चलते एक दूसरे पर विपक्षों को घेरने का मौका मिल जाता, इसी के चलते इसके जवाब को देने से बचा गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो मैंने आरटीआई लगाई थी वो 31/12/2021 को लगाई थी, चुनाव से पहले। लेकिन जवाब इसका मुझे जो है फरवरी में 29 फरवरी को, वो 28 फरवरी को मिला है। यानी चुनाव के जो है बाद में जवाब इसका आया है। ठीक है, यानी चुनाव के बाद में जवाब आया, पहले जवाब नहीं दिया गया, और आया भी तो उसमें से लगभग कुछ ही लोगों ने जवाब दिया, जो कि बेहद शर्मनाक बात है। जवाब तो विधानसभा से आया है। ये संपत्ति विधानसभा ने ही बताया है कि संपत्ति विवरण नहीं दिया है, विधानसभा के से आया है। जी नवीन जी, आप बताइए, अभी आपने सुना, आपने दोनों ही पार्टियों पर सवाल खड़े कर दिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की, ये सभी लोग जंगल राज उत्तराखंड में चला रहे हैं। इसी के चलते इस तरह के जो नियम कानून है, इस तरह की जब आरटीआई सामने आती है तो जवाब कोई भी उनकी ओर से दाखिल नहीं किया जाता है। क्या लगता है आपको? क्योंकि दोनों ही पार्टियां, अभी अतुल जी ने कहा कि इस ऐसे मामलों में दोनों ही पार्टियां मिली हुई, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि आप देखते हैं यही व्यवस्था बनाने वाले हैं और उस व्यवस्था में से खुद स्वयं बचने के लिए व्यवस्था बनाने वाले भी यही लोग हैं। तो इसका नतीजा आप देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है। इस देश में नोटबंदी करके सबसे बड़ा घोटाला करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखते हैं तो इनके कितने ऑफिस उसके बाद देश में खुल गए, कितना इनका पैसा बढ़ा और इनके लोगों की कितनी 1000 गुना इनकम बढ़ी है, तो सबके सामने है, कहने से नहीं होता है। और इनकी कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है। भ्रष्टाचार की जननी है ये पार्टी। कांग्रेस ने तो पहले किया ही किया, उनसे भी डबल। जो उन्होंने 70 साल
60-65 साल में किया, ये इन्होंने 6 साल में करके दिखा दिया। इतनी स्पीड से इन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया यहाँ पर। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपना उपनिवेश मान चुके हैं। ये मान चुके हैं कि प्रदेश किरसाली जी यहाँ पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। बजट यहाँ पर आता है, जी यहाँ पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। वापस सेंटर को जाता है, तो ये अंग्रेजों का जो सिस्टम था हिंदुस्तान में, वही सिस्टम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने उत्तराखंड में चलाया है। अब उत्तराखंड की जनता इनको नकार चुकी है। इनका कॉन्फिडेंस इस बार हिल गया है कि जनता इनको नकार रही है। इसलिए एक भीतरघात का बहाना कर रहा है, दूसरा ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुमत मिल रहा है लेकिन हमें छोटे दलों का भी समर्थन चाहिए। तो इससे आप देख सकते हैं कि दोनों दलों की इस बार जो है जो कॉन्फिडेंस जो हिल गया है, इनको लग गया है कि उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है। और एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो अपनी मजबूती से जो अपना दावा पेश किया, उससे अब इनका जंगल राज धीरे धीरे छटेगा और एक दिन निश्चित तौर पर खत्म होगा। और जो हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था उत्तराखंड का, वो नवनिर्माण के जरिए आम आदमी पार्टी जरूर पूरा करेगी। उत्तराखंड के अच्छे लोग इस राजनीति में आकर उसको पूरा करेंगे। ठीक है, यानी अभी आपको लगता है कि यहाँ पर जंगल राज जो है वो पूरी तरह से पनपा हुआ है। थपलियाल जी आप बताइए, अभी आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, आम आदमी पार्टी को लेकर भी आप हमलावर हमेशा रहते हैं। यूकेडी हमेशा कहती है कि ये भी दिल्ली मॉडल को लागू करना चाहती है, जबकि उत्तराखंड हमारा अपना है। आप बताइए क्या लगता है, अगर ऐसी व्यवस्थाएं इस तरह से संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होने लगेगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बन जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर एक दूसरे पर सवाल भी नहीं खड़े करने होंगे और बिल्कुल अच्छाई से सब कुछ ठीक चलता रहेगा। क्यों आखिर इस तरह की गलतियां हो रही हैं? बताइए आप, क्या करना चाहिए पार्टियों को ऐसे मौके पर? जहां तक हम देख रहे हैं कि जिस तरह जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, इसने आरटीआई कानून को भी जो उसका पहनापन था उसको डाइल्यूट किया। सब जानते हैं ये बात। इनको सूचना का अधिकार वाला कानून बहुत चुभता है। इनको वो सब कहने के लिए बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं कि साहब हम पारदर्शिता चाहते हैं, लेकिन जब पार्टियों के फंड की बात आती है तो उसको वो आरटीआई से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रधानमंत्री का जब फंड है उसको आरटीआई से बाहर निकाल देते हैं। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें डर कहां का? इनकी जो पहला ही कदम इनका नजर आता है, वहां कहीं ना कहीं इनका कहने में और करने में बहुत फर्क है। इसलिए जो यहाँ पे उत्तराखंड में लोक आयुक्त बनना चाहिए था, अगर आज सूचना का अधिकार नहीं होता तो नदीम साहब इस समस्या को कैसे पब्लिक के आगे लाते? और अगर लोक आयुक्त होता तो आज हम लोग इन विधायकों को लोक आयुक्त के कटघरे में खड़ा करते। अब हम कहां ले जाएं इनको? आप जी बिल्कुल, यानी सिर्फ कहा जाता है और किया नहीं जाता। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जी 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 थपलियाल जी, कथनी और करनी में अंतर है, वो हम देख भी रहे हैं, क्योंकि हर एक सरकार, हर एक पार्टी बड़े बड़े दावे करती है पारदर्शिता को बनाए रखने के, भ्रष्टाचार को खत्म करने के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, सवाल लगातार यही उठ रहा है कि अगर माननीय इस तरह की गलती करेंगे, इस तरह की मनमानी करेंगे, तो आखिर नजीर पेश करने के लिए आगे कौन आएगा और कौन एक अच्छी और एक सुंदर व्यवस्था का निर्माण करेगा प्रदेश के विकास के लिए। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।